कैसे हैं सब लोग? अच्छा, ऐसे के लेक्चर्स हो चुके हैं आपके पहले? कितने लेक्चर्स हुए हैं? 3 हुए। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ ऐसे। अगर आपको डेफिनेशन सही पता नहीं होगी सीख भी नहीं पाओगे। आई डोंट वांट एनी लेक्सिकल डेफिनेशन, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए कि ऐसे होता क्या है। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि ऐसे बेसिकली होता क्या है, एंड यू विल गो टू डिक्शनरी डेफिनेशन, बताएगा कि ऐसे में जिस तरह हबीबा ने अच्छी डेफिनेशन बताई है, थोड़ा सा इसको वो पोस्टमार्टम करे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ऐसे पार्ट्स ही स्ट्रक्चर के नहीं पूछ रहा, डेफिन कॉन्सेप्ट के। जिस तरह आपने कहा कि चलो आपके ले लें कि क्या कहा था आपने शुरू, किसी भी टॉपिक पे एक आ गया इसमें टॉपिक, एक पार्ट हो गया, एक एलिमेंट हो गया। दूसरा है इनको हम फॉलो करते हैं तो एक पर्सनल ओपिनियन, यानी कि पर्सनल ओपिनियन ऑन अ सिंगल टॉपिक। और एक चीज़ और है जो आपने कही थी, जस्टिफिकेशन। आई विल कॉल इट एविडेंस। सिंपली ऐसे इज अ पीस ऑफ राइटिंग कंसिस्टिंग of a single topic and having a personal opinion that is in turn supported by evidence. एक सिंगल टॉपिक होता है, एक राइट अप होता है जिसमें एक सिंगल टॉपिक होता है, कोई डबल टॉपिक्स नहीं होते हैं उसमें। उस पर अपना राइटर का पर्सनल ओपिनियन मांगा जाता है। यू हैव टू बी ओरिजिनल वन। पर्सनल ओपिनियन तो है आपका, पर अगेन दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। व्हाट इज एविडेंस? सॉरी, देखिए एविडेंस का यस प्रूफ है, सबूत है। किस तरह हम प्रूफ करते हैं? सॉरी, सुनाई नहीं दी। स्टैटिस्टिक, ठीक है, स्टैटिस्टिक हो गए, फिगर्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, एग्जाम्पल्स होंगे, कोटेशंस हो गई, एक्सपर्ट ओपिनियन होगा, रेफरेंस होगा, मतलब वो चीज़ें जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब काफ़ी टीचर आपको पढ़ाते हैं कि एक बड़ी वॉग में डेफिनेशन आजकल मुझे मिलते हैं, जिससे भी पूछता हूँ ना, कहता है सर ऐसे इज़ व्हाट यू से। सुना होगा आपने, लोग ऐसा कहते हैं, पर मेरी नज़र में ये बिल्कुल हॉलो किस्म की डेफिनेशन है। मतलब ऐसे इज़ व्हाट यू से आप बकवास करें और मैं कहूँ कैसे हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। किसी भी टॉपिक पे आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो एविडेंस से सपोर्ट करना पड़ेगा। अब कोई बात, फॉर एग्जांपल बच्चों वाली बात कर रहा हूँ मैं, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये स्मोकिंग टॉपिक आ गया और आपका ओपिनियन है कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। वाई शुड आई बिलीव दैट? मैं क्यों कहूँ? आपने ऐसे देने हैं, एविडेंस देना है जिससे वाकई प्रूफ हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट इट कॉजेज कैंसर, हार्ट डिजीज, सो एंड सो। तो अब मुझे यकीन आ गया वाकई स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब कोई भी बात करेंगे उसको आप एविडेंस से सपोर्ट करें, वरना उसकी कोई औकात नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है उसको। आपका समझो कि अगर फॉर एग्जांपल अपने जस्ट ओपिनियंस पास करते जा रहे हैं आप और कोई उसमें लॉजिक नहीं, कोई एविडेंस नहीं, तो उसकी कोई औकात नहीं। जिस तरह अदालत सबूत मांगती है तो आप एग्जामिनर भी सबूत मांगता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो ऐसे में फेल होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक के कौन से रीजंस हैं दैट लीड देम टू फेलियर? लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सही है। किससे? ठीक है, हाँ, एक्सप्रेशन नहीं अच्छा होता।
inspire the examiner. They are using tough and positive type of vocabulary, but on the other hand, they are lacking the portion that the every part of it is called content. Okay, that's good. Sorry? Simply you want to say कि lack of relevance. ठीक है, बेहतरीन. और ज़बरदस्त लैक ऑफ प्रैक्टिस. आपको बेशक कितना ऐसे सीख लिया, आप में इंग्लिश अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला. क्योंकि प्रैक्टिस से आपका रिटेंशन होता है हर चीज़ का. प्रैक्टिस से रिटेंशन नहीं होगा. यह मैटर नहीं करता कि आपने इस टॉपिक पे कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, कितने बुक्स आर्टिकल्स पढ़े हैं. मैटर करता है कि व्हाट यू कैरी टू द एग्ज़ाम हॉल, एंड दिस कम्स थ्रू प्रैक्टिस फॉलोड बाय क्वालिटी असेसमेंट. ठीक है, काफ़ी अच्छे रीज़न्स हैं. मैं अभी एक बार डिस्कस करता हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता. और ये रीज़न इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये अगर ये पता चल जाए ना आपको कि हम क्यों फेल होते हैं, तो अब अपनी वो जो मिस्टेक्स हैं, ब्लंडर्स हैं, उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिक्लूड कर सकते हैं. वो आपके पास गोल्डन टिप्स आ जाएंगी. यार इसकी शोर नहीं कम हो सकता. अच्छा, अगेन दूसरी बात, ऐसे राइटिंग पे बहुत कंट्रोवर्सी है. हर टीचर आएगा अपनी बातें करेगा कि नहीं ऐसे ऐसे होता है, इसमें ये डूज है, ये डोंट्स है, सो एंड सो. हर बंदा अपनी बात करेगा. आप सबकी सुने. शायद मेरा ओपिनियन डिफरेंट होगा और मेरा थोड़ा डिफरेंट है, बहुत से मार्केट से बहुत डिफरेंट है. एंड यू विल रियलाइज के क्या है. सुने सबकी, पर आप अगेन अपना पर्सनल माइंड अप्लाई करें. यू हैव टू बी क्रिटिकल इन योर अप्रोच. थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बेसिकली देखें, ये सिर्फ लेक्चर्स नहीं है. मैं कोई लिटिल साइंस में लेक्चर्स नहीं कहता इनको. दे आर कंप्लीट वर्कशॉप ऑन ऐसे राइटिंग. कुछ प्रैक्टिस भी है इसमें, अगर आपके पास टाइम होगा तो वो भी करवाऊंगा. सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता. मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ये कोई लेक्चर नहीं होता. तो असल मेरा मकसद है जो ऐसे राइटिंग में मेन मेरी नज़र में जो क्रैक्स है, दैट इज़ थिंकिंग स्किल्स. अगर आपको सोचना नहीं आता किसी भी टॉपिक पे, तो आप शायद अच्छा ऐसे नहीं लगते. राइटिंग रिक्वायर्स इंटेंसिव थिंकिंग ऑन योर पार्ट. अगर आपने अच्छा राइटर बनना है तो यू हैव टू बी ए गुड रीडर एंड अ गुड थिंकर एज वेल. रीड करें, थिंक करें, फिर राइटिंग आएगी, वरना कुछ भी नहीं होगा. जो लिखेंगे आपकी उसको ये औकात नहीं होगी इसकी. थिंकिंग क्या है, कोई डिफाइन करेगा? सोच तो है, बट थोड़ा सा इलस्ट्रेट करें. आई डोंट वांट एनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट. मतलब एक सिंपल उर्दू में मुझे बता दें कि सोच होती क्या है. चलो आपने कहा सोच नज़रिया, होता क्या है? गौर फिक्र भी ठीक है अगेन. और कोई? ज़बरदस्त. ब्रेन स्टॉर्मिंग, अगेन ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ वर्ड, प्रोसेस है. सिंपली क्या होता है, थिंकिंग होती क्या है? यूज़ ऑफ वंस ओन माइंड इन ऑर्डर टू जनरेट आइडियाज़ ऑन अ गिवन टॉपिक, ऑन अ गिवन प्रॉब्लम, ऑन अ गिवन क्वेश्चन, व्हाटएवर. यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन. अगर आइडिया जनरेट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं. एक चीज़ माइंड में रख ले, आप बेशक कितना पढ़ लें, जब तक आपको थिंकिंग नहीं आएगी ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं आएगी, आपका इफेक्टिव नहीं होगा ऐसे राइटिंग. आप यानी कि रोट लर्निंग पे फिर डिपेंड करेंगे कि आपने जो रटा है, जो क्रैम किया है, जो मेमोराइज़ किया है, वो ही डालेंगे उसमें. मतलब देयर वुड बी नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. और थिंकिंग से आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आती है आपके पास. तो इसका दूसरा मकसद क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए आपकी. मैं कोई बात कह रहा हूँ तो आप सोचें उसको. डोंट पैसिवली एक्सेप्ट इट कि मैंने जो कह दिया वो आपने सच समझ लिया बिकॉज आई एम टीचर. ऐसा नहीं होता. दैट इज़ पैसिव एक्सेप्टेंस. उसके बाद ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी वो मैटर करती है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह. तो इन सब को मिला के एक ओवरऑल अप्रोच डेवलप होगी जो आपकी पहले जो थी उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा.
मेरे लेक्चर के एंड में आप खुद बताएंगे वाकई हमने कुछ सीखा है। ओवरव्यू थोड़ा सा ले दूँ, क्या क्या पढ़ाऊँगा। कॉन्सेप्ट ऐसे का थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ डिस्कस कर लिया है। रीजंस फेलियर जो आपने बताए वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक को ऐसे एग्ज़ाम में कैसे ऑप्ट करें, उसको कैसे चूज़ करें, ये बहुत बड़ी पॉइंट होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरह करनी है। मैं एक चैलेंज देता हूँ, बेशक आपने किसी टॉपिक पे दुनिया की कोई बुक ना पढ़ी हो, स्कूलिंग भी ना हो आपकी, अगर आपको थिंकिंग आती है तो आप बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करोगे जो किसी पीएचडी होल्डर को भी नहीं पता होगा। तो टॉपिक्स कौन से होते हैं जो सीएसएस में ज़्यादा आते हैं, इनकी बेसिक नेचर क्या होती है। अगेन आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन के रूल्स क्या होते हैं। इस तरह नहीं बस आपने आउटलाइन बना लिया तो आउटलाइन बन गया, ऐसे नहीं होता। ऐसे एग्जामिनर क्या रिक्वायर करता है ऐसे में, कि क्या क्या चीज़ें आपकी तरफ से होनी चाहिए ताकि आपको स्कोर मिले उस पर। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है पूरा, और ऐसे की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, उनकी कौन सी ट्रिक्स है। फॉर्म का तो आपको पता है, पर अगेन आपको ट्रिक्स का शायद नहीं पता होता। फिर ऐसे को हम कैसे प्रिपेयर करें, उसके थोड़े सोर्सेज बताऊंगा मैं। फिर इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैंने खुद अपना इंट्रोडक्शन बनाए हुए हैं वो दिखाऊंगा, उन पे आर्ग्यू करेंगे। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आउटलाइन क्या होता है, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, डिस्कस भी करेंगे वो चीज़ें। फिर ऐसे टॉपिक्स जो पास पेपर्स में पूरी सीएसएस की हिस्ट्री में वो टॉपिक्स लेंगे जो मतलब दे आर हार्ड टू अंडरस्टैंड, इवन इतने इजी नहीं होते कि आप उनको बस समझ जाएं। समझना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए उन्हें, तो वो समझाऊंगा भी, और कैसे उनको टैकल करना होता है वो सारा, उनकी मदद से आपको ओवरऑल जो अप्रोच होगी वो डेवलप हो जाएगी आपकी। क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे हैं नॉर्मली टीचर्स को पता नहीं होता इस पे ऐसे लिखना कैसे है। ठीक है, थोड़े से जो लेक्चर होते हैं ना उसमें काफ़ी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग क्लास में तो मौजूद होते हैं पर मतलब प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं सीख के जाते, सुन के जाते हैं, सीख के कुछ नहीं जाते। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके पार्ट पे मुझे रिक्वायर्ड हैं, अगर वो आप चीज़ें कर ले तो आप समझोगे, वरना शायद नहीं समझोगे, वरना कहोगे यार सर तो बकवास करके चला गया। आपकी अटेंशन, साइकोलॉजिकल थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। अटेंशन देखें, बेसिकली आप इंटरेक्ट कर रहे हैं मुझसे, कर रहे हैं, पर फिजिकली एब्सेंट हो सकते हैं आप। मुझे चाहिए अनडिवाइडेड अटेंशन, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मोबाइल फ़ोन बेशक आप यूज़ करें, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा इस चीज़ पे, पर कोशिश करें कि लिमिट करें। कोई अर्जेंट कॉल है तो ले लें, मैसेज देख लें, वरना डिस्ट्रैक्शन होती है। पैशंस, डिज़ायर छोटी सी चीज़ है, यू हैव टू बी पैशनेट। काफ़ी लोग यहाँ बैठेंगे, सर का लेक्चर ख़त्म हो तो मुझे फ़लाँ काम था वो जाऊँगा। पैशंस रखें, कितना टाइम नहीं, 1 घंटा, सवा 1 घंटा, कोई कुछ नहीं होता। पैशंस रखें, कोई आपका बिजनेस तबाह नहीं हो रहा पीछे 1 घंटे में हो जाएगा। या एंड यूर नॉट योर हाउस इज़ ऑन फायर। उसके बाद इंटरेक्टिव होना है, आपको इंटरेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चंस करोगे तो सीखोगे, इंटरेक्शन नहीं होगा, जस्ट सुनोगे स्टैचू ऑफ स्टुपिडिटी की तरह, तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद नोट टेकिंग। नोट टेकिंग मतलब है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये नहीं कि पूरी स्लाइड्स लिखना शुरू कर दें आप, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बेशक आप नोट टेक करें, उसके नोट्स बनाएं उसके। और दूसरा अगेन वही क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ उसको सही ना माने, आप उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, आप कहा क्या क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, क्यों एक्सेप्ट करें आप। मैं कोई इतना वो अथॉरिटी तो नहीं हूँ ऐसे पे। तो क्रिटिकल अप्रोच जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पैसिवली एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि सर ने जो पढ़ा दिया जो वो सही है, क्योंकि हमारा पूरा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन पैसिव एक्सेप्टेंस एंड रोड लर्निंग। आप बेशक किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर ले पाकिस्तान में, पर आपकी जो स्कूलिंग है, एजुकेशन है, वो दिस इज़ पैसिव एक्सेप्टेंस। अब ये थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा है, मैं कुछ सच बोलना चाहता रहा पर रिकॉर्ड चल ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है इसमें थोड़ा सच भी बोलना पड़ता है, वरना झूठ तो बहुत पढ़ाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ करवाऊँगा।
क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड होगा, वो ऑफिशियल वर्जन नहीं होगा, वो क्रिटिकल अप्रोच होगी हमारा। सही चलने दो। तो क्रिटिकल होना है आपने। ऐसे राइटिंग का पर्पस क्या है? एग्जामिनर को क्या पड़ी है CSS में आपको ऐसे लिखवाने से? वो क्या चेक करना चाहता है? ये चीज़ें चेक करना चाहता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कैसे हैं, टॉपिक को कैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे एलैबोरेट करते हैं, किस तरह लिखते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करनी होती है उसको। उसके बाद है कि उस टॉपिक पे रेलेवेंट नॉलेज है, ऐसा ना हो कि रेलेवेंट हो रहे हैं आप। जिस तरह आपने कहा था कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उससे डायरेक्ट रिलेशन होता ही नहीं है उनको, तो रेलेवेंट नॉलेज रिक्वायर्ड है उसको, नॉट नॉलेज, रेलेवेंट नॉलेज। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ चेक करता है कि आपकी जो नॉलेज है, आइडियाज़ है, वाकई क्लैरिटी है कि आप भी कंफ्यूज हो उसमें। तो क्लैरिटी भी चेक होती है कि आपके आइडियाज़ वाकई क्रिस्टल क्लियर हैं। उसके बाद एक चेक होती है चीज़ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, कि एक टॉपिक पे आपका कोई मतलब बोरिंग किस्म का नॉलेज नहीं है, मल्टी डायमेंशंस आप लिखते हैं, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वट एवर दैट इज़ रेलिवेंट टू द टॉपिक। तो कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसी है आपकी? आप सिर्फ नैरो माइंडेड होके तो नहीं लिख रहे, ठीक है। उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स, लैंग्वेज भी चेक होती है, अगर सही चेक कर ले तो, वरना हमारा बुरा हाल है एग्जामिनर का भी बहुत। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, कि आपके पास 3 घंटे हैं और आपको वो चैलेंज करता है 3500 4000 वर्ड्स, जिसमें आपने टॉपिक भी सिलेक्ट करना है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने आउटलाइन बनाना है, फिर ऐसे लिखना है। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? 3 घंटों में टाइम मैनेज करके ऐसा लिखना है और पास होना, दैट इज़ द स्किल। कुछ भी चीज़ समझने आए तो मतलब बीच में आप इंटरप्ट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी गुड राइटिंग स्किल्स, क्योंकि ऐसे में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऐसे में आपकी इंग्लिश थोड़ी हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, हाई फाई होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा हो, आपको पावरफुल वर्ड्स हों, आपके मुश्किल वर्ड्स हों, आपको इडियम्स, फ्रेजेस, ऑल दिस थिंग्स। ये लिखेंगे तो पास होंगे, वरना आपकी राइटिंग स्किल्स है ही नहीं। और ये बात जो है 80% गलत। राइटिंग स्किल्स होते क्या हैं? वैसे राइटिंग स्किल्स में मैं एक अलग लेक्चर लेता हूँ, पर फिलहाल तो आपको ब्रीफली मैं बता देता हूँ उसकी मेन जो क्वालिटीज़ है क्या होती है, किसको हम राइटिंग स्किल्स कहते हैं। अब ये नहीं कि आपने इतनी शेक्सपियर किस्म की लैंग्वेज लिख दी तो आपकी राइटिंग स्किल्स हो गए ऐसे। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं गुड राइटिंग स्किल्स? हम किसको कहते हैं कि इसके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं? ये नहीं कि उसने ऐसी वोकेब लिख दी है, ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया है जो हम नहीं समझ सकते, कि इसके लिए हमें कोई अलग किस्म का बंदा चाहिए, कोई जिन भूत आए समझे, तो वो राइटिंग स्किल्स है। तो ये सारी बकवास है। ऐसे वर्ड्स में यूज़ करता हूँ इसलिए ये बंद करवा। उसमें क्या होता है कि आपकी ग्रामर और स्ट्रक्चर बेसिक होनी चाहिए। कोई आपने PhD नहीं करनी, कोई आपने उस पर मास्टर्स नहीं करना, जस्ट मतलब जिससे आप एक्सप्रेशन सही हो, करेक्ट हो, प्रॉपर हो, कोई गलतियाँ ना हो, एक एरर फ्री लैंग्वेज लिखनी है, इतनी आपकी ग्रामर हो, इतना आपका स्ट्रक्चर हो कि आपको एक आइडिया को कम से कम 3 डिफरेंट तरीक़ों से बयान करना है उसको, एक सेंटेंस को। और वोकेबलरी आपकी सफिशेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी बैलेंस वोकेबलरी याद कर रहे हैं, GRE याद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे कोई राइटिंग स्किल्स में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आती। आपका हाँ वो जो वोकेबलरी वाला पार्ट है बस वो हल हो जाता है, बाकी कोई वो इतना वो नहीं है, बस सफिशेंट होनी चाहिए। आपकी जो वर्ड चॉइस है वो अच्छी होनी चाहिए। वर्ड चॉइस मैटर करती है। आपके पास एक वर्ड के लिए 5 वर्ड होते हैं, अगेन वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। वर्डों के यूजेज में बहुत डिफरेंस है। ये नहीं कि बस आप सिनोनियम्स है तो यूज़ कर लो, सबकी अपनी लॉजिक है, सबका अपना पावर है, सबकी अपनी। उसके बाद जो आपकी रेलेवेंट आइडियाज़ और नॉलेज भी ये काउंट होते हैं राइटिंग स्किल्स में, कि आपकी नॉलेज वाकई प्रॉपर है, आप जो कह रहे हैं वो एक लॉजिकल बात है या आउट ऑफ द वे कुछ इस तरह है। उसके बाद कोहेरेंस, यूनिटी ऑफ आइडियाज़, कि आप जो बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे वो
कोरिलेशन है उसका टॉपिक मेन थीम के साथ, यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने पहली चीज़ की है तो उसका सीक्वेंस में दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह एक सीक्वेंस बनता जाए। एक ऑर्डरली फैशन होना चाहिए आपकी राइटिंग स्किल्स का, कि जो बात कर रहे हैं वो ऑर्डर सीक्वेंस, ऑर्डर फैशन होना चाहिए, कि इस आइडिया से अगला आइडिया फ्लो कर रहा है, उससे अगला, उससे एक पूरी थ्रेड बन जाती है। ये नहीं कि ना सर है ना पैर है, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, फिर कुछ कह रहे हैं एंड यू आर पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घोड़े के आगे उसका वो जो तांगा होता है वो खड़ा कर दें। सिंपलिसिटी, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, सिंपलिसिटी इज द कोर ऑफ ब्यूटी इन लैंग्वेज। ट्राई टू बी एज सिंपल एज यू कैन। यहाँ पे लोग आपको मिसगाइड करते हैं, ये सिंपलिसिटी तो होती नहीं लैंग्वेज। देखें, इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे में आप अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। जितनी सिंपलिसिटी लाएंगे उतनी क्लैरिटी आएगी, जितनी आप वो कॉम्प्लेक्स करेंगे तो आपकी गलतियाँ होगी और वो कन्फ्यूजन सारी आपकी उधर भी जाएगी एग्जामिनर के एंड पे। तो ट्राई टू बी एज सिंपल एज यू कैन। ब्रेविटी एंड कंसाइजनेस प्रेसी में पढ़ाते हैं ना, बस जितनी आपकी कंसाइज लैंग्वेज होगी, कंसाइज से मुराद ये कि एक छोटी सी बात है जो एक बंदा कर रहा है 3 सेंटेंसेस में, फजूल गोई जिसको कहते हैं, एग्जैजरेशन होता है, और एक बंदा वही बात एक सेंटेंस में कह रहा है और बहुत क्लैरिटी है उसमें। तो वर्डों पे ना जाए कि आपके वर्ड्स बढ़ेंगे, क्योंकि वो 3500 4000 वर्ड मांग रहा है, 3000 मांग रहा है, तो इसको लंबा सेंटेंस बनाओ। ये वर्बोसिटी होती है, उससे आपके वर्ड काउंट नहीं करेंगे, बेशक आप 10,000 पे लिख दो वर्ड, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे हम जो आप जैसे बच्चे हैं ना, वो इधर थोड़ा वो मार खा जाते हैं। तो जितना आप ब्रीफ होंगे, कंसाइज होंगे अपने मैसेज डिलीवर करने में, उतना आपका राइटिंग स्किल्स अच्छा होगा, उतना मैसेज अच्छा डिलीवर होगा आपका। क्लैरिटी होनी चाहिए लैंग्वेज में आपकी, अगेन जो पहले बात की थी मैंने। उसके बाद कंप्रीहेंसिव नॉलेज होना चाहिए, कंप्रीहेंसिव आइडियाज़ होने चाहिए कि जो बात कह रहे हैं वो कंप्लीट एक सेंटेंस में, इधर उधर नहीं हो रही। मतलब मुझे कोई क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिल रहा कि आगे क्या, आपने वो बात कह दी तो कह दी, समझ आ गई मुझे। ओके, तो ये चीज़ें दे टुगेदर फॉर्म राइटिंग स्किल्स, इनको मिला के राइटिंग स्किल्स अच्छे बनते हैं। ऐसे मैंने डिस्कस कर लिया था, बेसिकली ये पार्ट होते हैं ऐसे के, ये एलिमेंट्स हैं, इन पे फोकस करना होता है। सिंगल आइडिया होता है, टॉपिक होता है हमारा, कोई भी राइटर का अपना ओपिनियन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, कोशिश करें, क्रैम्ड वन नहीं होना चाहिए। रीजनिंग करनी है आपने, यानी कि रीजनिंग, लॉजिकल डिस्कशन जिसको कहते हैं, आर्गुमेंटेशन कहते हैं जिसको, एविडेंस की हेल्प से, कि टॉपिक भी है आपका, पर्सनल ओपिनियन भी, अगेन आप रीजनिंग नहीं कर रहे हैं, जस्ट एविडेंस दे रहे हैं, तो कोई उसका मैसेज अच्छा डिलीवर नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी उसमें। तो ये उसके पार्ट्स होते हैं 4 मेन, चारों पे ही हम गौर करके फिर ही ऐसा लिखते हैं। देखें, वो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, लॉजिकल होना चाहिए ना। अब ऐसा आप कंट्रोवर्शियल लिख दें, वो तो फिक्स चीज़ है ना कि आपका जो ओपिनियन होगा वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा स्कोर मिलेगा। तो ऐसे टॉपिक्स आएंगे कंट्रोवर्शियल, मैं आपको बताऊंगा कि हमने बैलेंस कैसे लाना है वहाँ पर। आपका ओपिनियन यानी कि एक मैच्योर वन किस्म का होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा गलतियाँ हम करते हैं, जो हमें फेलियर की तरफ ले जाती हैं, उनको अवॉइड करेंगे तो हम पक्के पास हैं। इनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जब आप तैयारी के दौरान करते हैं गलतियाँ, और एक आप एग्जामिनेशन में जो गलतियाँ करते हैं ऐसे के पेपर में। जो तैयारी हम करते हैं उसमें हम गलतियाँ वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी यानी कि दैट इज़ रेसिपी टू डिज़ास्टर, यहाँ से हमारी तबाही का आगाज़ शुरू होता है या कामयाबी का। पहले कहता हूँ कौन सा ब्लंडर करते हैं हम, क्या करते हैं, जो मार्केट में हमें सब स्टैंडर्ड कंटेंट मटेरियल नॉलेज मिला उसको हम
कुरानी आयत नाउज़ुबिल्लाह समझ के उसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। मार्केट जो है ना बकवास से भरा पड़ा है, कचरे से भरा पड़ा है, बज़ाहिर नॉलेज है पर यकीन करें दैट इज़ गॉर्बेज। और मेरी हमेशा एक कोटेशन है इस पर, गॉर्बेज इन गॉर्बेज आउट। गॉर्बेज पढ़ोगे तो गॉर्बेज लिखोगे, कोई क्वालिटी नहीं होगी उसमें। तो रीडिंग पे आपने बहुत ध्यान देना है। पहला स्टेप ये है ऐसे राइटिंग का, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, फिर राइटिंग आती है। तो जो ऐसे बुक्स मार्केट में आपको इस तरह फ्लड करते मिलेंगे ना आपको मार्केट में कि फ़लाँ ऐसे बुक पढ़ लो, फ़लाँ पढ़ लो, यकीन करें उसमें कुछ नहीं होता। वही क्रैम्ड चीज़ें, कॉपी पेस्टेड सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कोई कोहेरेंस नहीं होता, बस पढ़ते जाओ। उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डैमेज होती है। जो उनका असल पर्पज़ है ना अंडरस्टैंड करवाना, वो आपको डिस्ट्रॉय करते हैं बेसिकली। मे भी कोई वंस इन अ ब्लू मून आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए, बट दैट इज़ अ रेयरिटी। ज़्यादा आपको मीडियोकर मटेरियल मिलेगा मार्केट में पढ़ने के लिए, हर बच्चा वही उठा के फेर रहा है, फला टीचर ने कहा। तो कोशिश करें कि उनको ज़्यादा फॉलो ना करें। कोई अच्छी चीज़ मिल रही तो अगेन वो रेयरिटी होती है। और ज़्यादातर जो लोग पढ़ते हैं टॉप 20 एसेज जहांगीर वर्ल्ड के, फलां पब्लिशर के, फलां पब्लिशर के, गॉर्बेज। CSS फोरम एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे, गाइडेंस तो आपको वहाँ मिल सकती है, बस उनका कंटेंट फॉलो ना करें। एक बंदा प्रेस ही बना रहा है, एक बंदा ऐसे बना रहा है, तो उसने सही किया, आप उसको कॉपी करना शुरू हो जाए। मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा जीनियस किस्म का स्टूडेंट था, अच्छी तैयारी की, पर उसने CSS फोरम को फॉलो किया और वो तीनों अटैम्प्ट फेल हुए। बस गाइडेंस नहीं थी उसके पास। उसने कहा CSS फोरम पे जो चीज़ें, जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो सही पढ़ा रहे। देयर इज़ नो वन द लास्ट वर्ड, आई एम नॉट द लास्ट वर्ड। आपने क्रिटिकल होना है, जो चीज़ें अकल को लगे उनको हाथ मारें आप। कुछ ऐसे जो क्वालिफाइड्स लिखते हैं, जो CSS ऑफिसर्स लिखते हैं, आप उनको कॉपी करना शुरू हो जाते हो कि बस इस टॉपिक पे यही बेस्ट है और इसको हम लिखे, उसी स्टाइल से लिखें। उसका छक्का लग गया, आपका ना लगे शायद। और इंटरनेट पे जो असल चीज़ यहाँ पे गुमराह होते हैं। इंटरनेट पे देखें दुनिया जहान का नॉलेज है, पर अगेन आपको ये पता नहीं कि ये सब स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड। तो कोशिश करें वहाँ सब स्टैंडर्ड को न देखें, उसका सोर्स चेक करें, वो बंदा कौन है, वो न्यूज़पेपर कोई अच्छा है, डॉन है, कोई दूसरा है, ग्लोबल मैगजीन है कोई, वो उसको देख के फिर पढ़ें। वहाँ तो भाई आम बंदे भी आप जैसे मेरे जैसे लिख देते, फिर हम उनको पढ़ना शुरू कर देते, उनको फॉलो करते हैं कि ये ऐसे इस तरह होता है। ऐसा ना करें। फिर किसी भी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। देखिए ये चीज़ें वो हैं जो कम टीचर्स बताएंगे आपको, बेशक मैं क्यों ना हूँ, मुझे भी आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें प्लीज़, बी क्रिटिकल। जो मैं चीज़ें आपको लगता है कि वाकई सर की ये चीज़ें हैं सही है, आपको लगे कि ये गलत है, आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हैं। ब्लाइंडली फॉलो ना करें किसी भी टीचर को। वन स्कूल ऑफ थॉट से स्टिक ना करें कि उसने जो कहा है इस तरह ही होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ थोड़ी साइकोलॉजिकल इन नेचर है कि जब आप ऐसे की तैयारी करते हैं ना तो आप आइसोलेशनिस्ट बन जाते हैं। थोड़ा ये साइकोलॉजिकल टर्म बता रहा हूँ। उसमें क्या करते हैं आप, आपको लगता है जो ऐसे की तैयारी है वो CSS के बाकी सब्जेक्ट से अलग होगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं CSS के ओवरलैप करते हैं, वही आपको नॉलेज चाहिए CSS। ऐसे में पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, IR पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी, इस्लामियात, न्यूमेरिकल्स और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे की तैयारी है। वही टॉपिक से आपने चीज़ें मैनेज करनी है। तो ये ना सब जगह ऐसे की तैयारी मुझे अलग करनी, वही नॉलेज आपका 100% ऐसे में जा रहा है। जेंडर स्टडीज़ है, कुछ भी ऐसे है ना सब्जेक्ट्स, वो सारे ऐसे राइटिंग की तैयारी हो रही है आपकी। तो यू हैव टू बी होलिस्टिक वन, एक होलिस्टिक अप्रोच ले। अगर साइकोलॉजी खुद को आप लिमिट कर देंगे तो उसी दायरे में रहेंगे। तो अपने आप को थोड़ा आज़ाद छोड़ें, लाइक अ पैराशूट, अपने दिमाग को खुला छोड़ें।
अगर आप हॉल आइसोलेशन कर देंगे ना खुद की, उसी आइसोलेशन में रहेंगे आप। आपको जो एग्ज़ाम हॉल में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सिर्फ जो ऐसे की तैयारी की है वही आइडियाज़ आएंगे।